सो लोकल बॉडी से स्टार्ट करते हैं। लोकल बॉडीज़ में क्या क्या चीज़ें अब थोड़ा फास्ट करते जाते हैं। तो पंचायत लोकल बॉडीज़ में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ये इंट्रोड्यूस किया है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पाई टू एसेस दी ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए एक पाई वाला चार्ट जैसे बनाता है वैसे कुछ बनाया गया है। और पाई एक मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है, मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है। एंड असेस करेगा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट परफॉर्मेंस प्रोग्रेस ऑफ दी पंचायत का ओवरऑल ये मेज़र किया जाएगा। एंड देन यहाँ पे मेज़र किया जाएगा कि हाउ वेल ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन है वो अचीव कर रहा है लोकलाइज्ड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको कैसे अचीव कर पा रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है इनिशिएटिव। विद थीम क्या है? इंडेक्स इवेलुएट करेगा पंचायत को बेस्ड ऑन दी 9th की थीम्स के ऊपर। एंड लोकल डेवलपमेंट लाइक दी पॉवर्टी फ्री क्लीन ग्रीन पंचायत एंड सोशली जस्ट एंड हेल्दी एक्सेट्रा। उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया होगा यहाँ पे? अचीवर स्टेटस, अचीवर एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर। तो मतलब कि अचीवर वाले में क्या हो जाएंगे? नो पंचायत इन इंडिया अचीव्ड अचीवर रैंक इन दिस ईयर असेसमेंट। इस साल के में अचीवर रैंक में कोई भी पंचायत नहीं है। तो यहाँ पे UPSC फंसाना दे, इसलिए पता होना चाहिए कि अचीवर वाले में कोई भी पंचायत नहीं है। ठीक है। एस्पिरेंट वाले स्टेज में सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग जैसे एस्पिरेंट है तो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट है ना, तो 61% है वो एक्सपेरेंट वाले में है। तो लार्जेस्ट परसेंटेज पंचायत का एस्पिरेंट वाले में है। परफॉर्मर में है 36%। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है वो मॉडरेट प्रोग्रेस देखने को मिला। एंड जो फ्रंट रनर है उसमें तो गुजरात टॉप पे है। तो गुजरात है वो टॉप पे है पंचायत में। गुजरात की पंचायत सबसे पहले पंचायत कहाँ पे बना था? राजस्थान में, है ना, नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के नीचे आएंगे तो गुजरात है, उसने फ्रंट रनिंग में फ्रंट रन कर रहा है, सबसे अच्छा पंचायत में यही काम कर रहा है। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ द पंचायत है इस कैटेगरी में गुजरात का। फिर मॉडल यूथ ग्राम सभा, तो पंचायती राज अगेन मिनिस्ट्री याद रखना है। पंचायती राज, ग्राम सभा बोला तो पंचायती राज, और कोलैबोरेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, ट्राइबल अफेयर्स से भी। एंड लॉन्च किया गया माई यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। फिर पायोनियर किया गया इनिशिएटिव, पायोनियरिंग इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन दी जन भागीदारी, प्रमोट पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस, इंगेजिंग यूथ इन दी सिमुलेटेड ग्राम सभा सेशन। देन इम्प्लीमेंट किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय एकलव्य। ये तो SC/ST के लिए रहता है, STs के लिए रहता है, SC के लिए नहीं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय बोला एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय वो रेसिडेंशियल स्कूल रहता है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत ये बनाई गई थी, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो रूरल चिल्ड्रन है इररेस्पेक्टिव ऑफ दी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, रूरल चिल्ड्रन के लिए था वो। ठीक है, तो रूरल चिल्ड्रन के लिए था, याद रखना, ये रूरल वाले के लिए था। और ये जो EMR है ना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल वाला, तो एकलव्य कौन था? वो ट्राइब था ना, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ पे याद रखना, जो जवाहर नवोदय है तो जवाहर तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो रूरल चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। एंड देन एकलव्य कौन था? ट्राइब था, तो इसलिए स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ट्राइबल डोमिनेटेड वाले एरिया में, जैसे छत्तीसगढ़ में है एकलव्य नवोदय, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। फिर नोडल मिनिस्ट्रीज़ की क्या होगी? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, ये एकलव्य वाले की। ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को कितना हो गया? गोल्डन जुबली कब बनाते हैं यार? 50 साल में बनाते हैं, यस 25 साल तो सिल्वर जुबली रहता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, क्योंकि लैंग्वेज तो होम का ही है ना। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज का कौन कौन सा आर्टिकल है? पार्ट कौन सा है? हमने याद किया था ना, साथ साथ रह के हम सब ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। तो पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 आर्टिकल है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगा? हिंदी, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिस के पर्पज से हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 प्रोवाइड करता है यूज़ इंग्लिश को इन एडिशन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। वैसे तो ऑफिशियल पर्पज से हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, बट ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश को साथ में हिंदी के यूज़ करेंगे। 344 वाला जो आर्टिकल है वो बोलता है कमीशन फॉर दी कमिटी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज की कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी कमीशन एंड कमिटी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा कमीशन? प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर 345 में स्टेट लेजिस्लेचर में अडॉप्ट कर सकते हैं कोई सा भी लैंग्वेज। तो स्टेट में तो स्टेट लेजिस्लेचर कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकती है, और हिंदी भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। फिर है इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन, इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन, ये इंडियन लोकसभा स्पीकर अटेंड करेंगे 150। अब पार्लियामेंट का यूनियन हो रहा है तो हमारे साइड से तो स्पीकर ही जाएंगे।
कहाँ हो रहा है? ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। तो स्पीक फॉर ताश, जो भी ताश खेलता रहता है उसको स्पीक करना पड़ेगा, तो हम स्पीकर को भेज दिए। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1889 में। फैसिलिटेट करेगा पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, पीस, डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 182 मेंबर कंट्री से 15 एसोसिएट मेंबर है, इंडिया इज ए मेंबर, तभी ना हम स्पीकर को भेजे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। की टर्म इनिशिएटिव कौन कौन से न्यूज़ में थे? तो मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, इसको तो हमको पता है। आर्टिकल 117 क्लॉज 1 है, वो क्या से डील करता है? फाइनेंशियल बिल से डील करता है। और इसमें कौन कौन से मैटर होते हैं? मनी बिल के कुछ मैटर होंगे और अदर देन मनी बिल वाला तो कवर करता है मैटर रिलेटेड टू दी मनी बिल। आर्टिकल 110 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी, अब क्योंकि इसमें कुछ प्रोविज़न है मनी बिल का आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन में, प्रायर रिकमेंडेशन में ही होगा। एंड आर्टिकल 117(3) है, ये तो एकदम नॉर्मल बिल जैसे ही है, तो ये इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्रायर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इसमें, मतलब इसमें रिक्वायर प्रायर नहीं होता है, पर कंसिडरेशन स्टेज में चाहिए होता है, इसमें थोड़ा ऐड कर देना, प्रायर नहीं चाहिए रहता, कंसिडरेशन स्टेज में चाहिए होता है। कंसिडरेशन स्टेज में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ठीक है। जब मतलब पार्लियामेंट है, मतलब जो लोकसभा है वो कंसिडर कर रही होगी ना, तब चाहिए होगा प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन, ठीक है। बाकी इंट्रोड्यूस होने के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने के लिए बाकी में चाहिए था मनी बिल में एंड लोकसभा में, बट इसमें सिर्फ प्रायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन स्टेज में। अब फाइनेंस बिल मनी बिल में क्या डिफरेंस है? फाइनेंस बिल है वो इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा वो सिर्फ रिकमेंड कर सकती है अमेंडमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की बात कर रहा है ये। कैन नॉट अमेंड एंड रिजेक्ट, राज्यसभा ना तो अमेंड ना ही रिजेक्ट कर सकती है। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है, वो तो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस करो और वहाँ पे राज्यसभा है एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, सब कर सकती है, तो ध्यान रखना। मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज़ के अंदर, तो जब भी अगर मनी बिल ये सब फाइनेंस बिल आता है तो 75 दिन का समय रहता है। यहाँ पे मुझे एक डिफरेंस पता चला कि जो फाइनेंस बिल होता है ना, उसका 75 दिन के अंदर, उसके इंट्रोडक्शन के 75 दिन के अंदर पार्लियामेंट को पास करना होता है। फाइनेंस बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकती है, इंट्रोड्यूस हो सकती है, पर मनी बिल है उसको राज्यसभा को पास करने का सिर्फ 14 दिन है। तो राज्यसभा के पास गया तो 14 दिन के अंदर वो पास करेगी राज्यसभा, अगर नहीं करी तो डीम्ड टू बी पास्ड, ठीक है। तो राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है, और अगर फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में तो 75 दिन का। तो ये दोनों टाइमलाइन को याद रखना, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। अरे 75 दिन वाला मुझे पता नहीं था, राज्यसभा के पास है ये 14 दिन, ये तो पता था, लेकिन फाइनेंस बिल जब आता है पार्लियामेंट तो 75 दिन के अंदर पास करना होगा, ये नहीं पता था। मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज, यहाँ पर ये डाल देते हैं। नो सिटिंग अलाउड फॉर दी, ओके, तो मस्ट बी पास्ड, जो फाइनेंशियल बिल की बात चल रही है, तो फाइनेंशियल बिल है वो मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, नो जॉइंट सिटिंग अलाउड फॉर दी मनी बिल, हाँ ये तो पता है। 109 में स्पेशल प्रोसीजर है फॉर दी मनी बिल, इफ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट राज्यसभा का रिकमेंडेशन तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है 14 दिन के बाद, है ना। फिर प्राइवेट मेंबर बिल, ये तो मैंने बताया था कि मिनिस्टर के अलावा कोई भी बिल होगा, मतलब मिनिस्टर जो बिल लाते हैं उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, बट अगर मिनिस्टर ने बिल नहीं लाया तो बाकी कोई भी बिल हो तो वो क्या कहलाता है? प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। अदर देन मिनिस्टर, मतलब इलेक्टेड नॉमिनेटेड कोई भी हो। None as the private member bill initiated by any of the such member is called private member bill. ड्राफ्टिंग ऑफ सच बिल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस मेंबर की ही जिसने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर बिल बहुत रेयरली ही पास होता है, और यहाँ पर 1 मंथ का नोटिस देना होगा, वही है कि 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, बोलो, अगर प्राइवेट मेंबर बिल। वहीं पे अगर गवर्नमेंट बिल होगा तो सिर्फ 7 दिन का नोटिस है। एंड बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द परमिशन ऑफ द स्पीकर, लोकसभा या चेयरमैन, अगर राज्यसभा है तो फिर लोकसभा है वो अलॉट करता है 2.5 आवर्स बिजनेस एवरी फ्राइडे, और राज्यसभा है वो एवरी अल्टरनेट फ्राइडे, यही मैं बता रही थी उस दिन। चलो इसमें सब लिखा हुआ है। तो लोकसभा है वो कब करेगी? हर फ्राइडे को। 2.5 आवर है वो हर बिजनेस डे का, एवरी फ्राइडे को असाइन कर देती कंसिडरेशन एंड डिस्कशन ऑफ द प्राइवेट बिल के लिए। वहीं पे राज्यसभा बोले हम तो राजा महाराजा है, हम ऑल्टरनेटिव फ्राइडे को करेंगे, और वो भी कब? 2:30 से 5 बजे, इतना 2.5
हाफ आवर हम भी देंगे, लेकिन हम तो लंच के बाद ही बैठेंगे भाई प्राइवेट मेंबर को डिस्कस करने। तो 2:30 से 5 2 सीटिंग होती है ना, तो सेकंड सीटिंग में देखेंगे, बोला राज्यसभा। पहली जो प्राइवेट मेंबर बिल पास हुई थी मुस्लिम वक्फ बिल, ये भी चलो इसमें लिखा हुआ है। पहली प्राइवेट मेंबर बिल मैंने बताया था मुस्लिम वक्फ बिल पास हुई थी, है ना। इंट्रोड्यूस किसने किया था? सैयद मोहम्मद अहमद काशमी, सैयद मोहम्मद अहमद काशमी। तो काश मेरा प्राइवेट मेंबर बिल पास हो जाए वक़्फ़ का, ऐसे ही करके याद रखना। तो पहला प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है वो रेयरली पास होता है, तो सैयद मोहम्मद अहमद काशमी पहला प्राइवेट मेंबर बिल था जो पास हुआ था, मोहम्मद वक़्फ़ बिल 1952। अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल बस पास हुए हैं, और लास्ट जो पास हुआ था 1970 में। तो ये भी याद रखना है। तो प्राइवेट मेंबर बिल अब तक 14 ठोक बस प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार जब सेकेंड रिवीजन करेंगे ना एग्ज़ाम से पहले, लास्ट में 4-5 दिन पहले, तो इसको तो पढ़ना ही। फिर एडजर्नमेंट सेनेटाई जो बोलते हैं, ये तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर करते हैं ना, मतलब स्पीकर करते हैं लोकसभा के लिए। एडजर्नमेंट सेनेटाई लैटिन टर्म है विदाउट असाइनिंग, कोई एक पर्टिकुलर डे असाइन नहीं किया गया कि अगली बार कब मिलेंगे। एंड एडजर्नमेंट सेनेटाई के बाद यूजुअली क्या होता है, हाउस को या तो प्रोरोग कर दिया जाता है या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है। इन पार्लियामेंट्री टर्म्स इट इज़ एंड ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट सेटिंग अ डेट टू कन्वेन, की कब मिलने वाले हैं अगले अगले सेशन में, तो वो डिसाइड नहीं किया रहता है, इसलिए सेनेटाई रहता है। अथॉरिटी प्रेसाइडिंग ऑफिसर अनाउंस करते हैं, मैंने वही बताया था, प्रेसाइडिंग ऑफिसर अनाउंस करते हैं, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू हाउस को प्रोरोग कर देते हैं या तो डिसॉल्व भी कर देते हैं। ऑफिशियली एंडिंग दी सेशन को एंड कर रहा है, जैसे बजट सेशन चल रहा था तो उसके बाद फिर स्पीकर ने बोला चलो बजट का काम खत्म हो गया, हाउस को एडजर्न सेनेटाई कर देते हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन निकालते हैं, और हाँ वो सेशन प्रोरोग हो जाती है ना। फिर अगला सेशन के लिए फिर से प्रेसिडेंट समन करेंगे। इफेक्ट ऑन दी पेंडिंग बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाउस प्रोडक्ट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल बिल्स जो कि पेंडिंग थे सेम हाउस में, वो कुछ अफेक्ट नहीं होंगे। मोस्ट जो नोटिस थे वो लैप्स हो जाता है, कि नोटिस वाला देने वाला काम ये तो फालतू का काम है ना। तो सेशन ख़त्म तो ये सारे नोटिस भी ख़त्म, जैसे क्वेश्चन आर का मोशन रिजोल्यूशन ये सब लैप्स हो जाते हैं, बट मस्ट बी रीसबमिट हो जाएगा वो नेक्स्ट सेशन में अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो ये नोटिस वाला ये फालतू चीज़ वाला है वो लैप्स हो जाता है, लेकिन रीसबमिट उसको कर दिया जाएगा अगले सेशन जब मिलेंगे तब। ठीक है, तो इतना कोई बड़ा दिक्कत है नहीं हाउस के प्रोरोग होने में। फिर नोट पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर में 2 बार तो मिलना होगा, मतलब मिनिमम 6 महीने का टाइम गैप होना चाहिए पार्लियामेंट के सेशन के बीच में, और कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट में तो प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है कि कब तक मिलना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितना हो गया। 0 आवर की बात करते हैं, 0 आवर है वो इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, पहले क्वेश्चन पूछो फिर 0 क्वेश्चन देन 0, ऐसे याद रख लें। तो पहले क्वेश्चन आवर होता है फिर 0 आवर होता है। अब 0 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख नहीं सकते, और रूल्स में हमेशा किसी भी रूल बुक देखो हमेशा 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही रूल बुक में है, तो नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन दी रूल बुक। फिर क्या होगा, मेंबर होंगे वो सबमिट करेंगे नोटिस, स्पीकर डिसाइड करेंगे एडमिसिबिलिटी। ये कब होता है? अराउंड 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है, और ये इंडियन इनिशिएटिव है। वैसे मैंने इसको ऐसे याद रखा कि 0 को तो इंडिया ने ही इन्वेंट किया, इसलिए 0 आवर भी इंडिया का ही इनिशिएटिव है। ना तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इसको ना ही रूल्स में, क्योंकि रूल तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन दी रूल बुक। क्वेश्चन आर, ये तो हर एक फर्स्ट आवर होगा एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग का जो पहला घंटा होता है, वही मैंने लिखा ना, पहले क्वेश्चन आवर लिखा एंड देन 0 आवर, तो पहला घंटा तो क्वेश्चन आवर में जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मैंने कैसे याद रखा है, मैं ना स्कूल में क्या करती थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था उसमें ऐसे स्टार लगा देती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो क्या करूँगी मैं उसको ओरली पढ़ लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं है ना भाई, एग्ज़ाम हॉल में जाने वाली हूँ और स्टार वाले को पहले पढ़ूँगी, तो स्टार वाले को ओरली पढ़ लेती हूँ, तो ओरल आंसर। अब जब वो चीज़ ओरली पढ़ रही हूँ तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा तो पढ़ लूँगी, है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड होगा। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके सामने कोई स्टार मार्किंग नहीं होगी, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका रिटर्न आंसर, ठीक है, लिख के देंगे। ठीक है, तो लिख के देंगे तो आराम से देंगे, बट लिख के देने में तो एक बार बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर लिख के आना,
तो उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, लिख के देंगे तो, है ना। तो नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अगर शॉर्ट नोटिस में कोई क्वेश्चन लिखना होता है ना, तो लेस देन 10 डेज का नोटिस का टाइम पीरियड तो होगा ना। तो शॉर्ट नोटिस क्यों? क्योंकि 10 दिन से कम का समय है, लेस देन 10 डेज का। तो आंसर करना होगा ओरली, ठीक है, ओरली आंसर होगा, ओरली आंसर होगा। यहीं पे बस लिखा वाला रहेगा, तो अनस्टार वाला लिखा वाला रहेगा, इसमें ओरली रहेगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यस कैन फॉलो, जहाँ पर ओरली हो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो होगा। और यहाँ पे क्योंकि ये अनस्टार था तो इसको लिख के देंगे, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन विल नॉट फॉलो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन विल नॉट फॉलो। और इसमें शॉर्ट नोटिस में दिए तो 10 दिन के अंदर ही बताना होगा ना, ओरली बताना होगा, ओरली, ठीक। फिर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA, ई विधान एप्लीकेशन, विधान एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर का है ये, क्योंकि पार्लियामेंट को ही विधानसभा ये सब ऐसे बोलते रहते हैं ना, आई मीन जो स्टेट में रहता है उसको विधानसभा, विधान परिषद, तो ऐसे करके याद रख लेना। पार्लियामेंट्री अफेयर है वो मिनिस्ट्री देख रही है। वन नेशन वन एप्लीकेशन फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, देखा स्टेट एंड लेजिस्लेचर से ही रिलेटेड है। अब ये डिप्लॉय किया गया ऑन दी NIC क्लाउड एंड मेघराज, ये क्लाउड है, ठीक है। पेपरलेस लेजिस्लेचर फंक्शनिंग होगा। और नागालैंड पहला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल ई विधान परिषद। तो नागालैंड को याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? नागालैंड, नेवा, नागा एन से नागालैंड, तो यही एक ही स्टेट है ना एन से, तो चलो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ई विधानसभा वाला बोलेगा तो नागालैंड याद रख लेना, उसको ऐसे हाईलाइट कर दी रहती है ताकि जब लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे ना तो बस याद आ जाएगा। और फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ कौन कौन सी न्यूज़ में थी? लोकपाल, ये तो पूछता ही रहता है UPSC लोकपाल, 2025 में भी पूछा था, पढ़ लेते हैं वापस से। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द पर्सनल पब्लिक ग्रांसेस लॉ जस्टिस सजेस्टेड अर्जेंट स्टेप्स टू ऑपरेशनलाइज लोकपाल की इंक्वायरी प्रोसिक्यूशन विंग इन दी 145th रिपोर्ट, ये तो इसलिए न्यूज़ में था, ये बता रहा है। अब देखते हैं लोकपाल करता क्या है। तो ये एक सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी है, लोकपाल एक्ट से बनी है ना, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट से, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या के लिए काम करती है? एंटी करप्शन वाला ऑम्बड्समैन है ये। किसके अंदर बनाई गई है? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। मैंडेट क्या है? इन्वेस्टिगेट करती है ये, प्रोसिक्यूट करती है करप्शन चार्जेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट जैसे हम लोग सिविल सर्वेंट है वो सब इन्वॉल्व होते हैं इनमें, ठीक है। और इसका रिकमेंडेड भाई ये लोकपाल को बनाया किसके द्वारा था, किसके रिकमेंडेशन पे? फर्स्ट ADR एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और सेकेंड ADR, है ना। तो इन दोनों के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, ठीक है। एंड जो लोकायुक्त होता है वो स्टेट लेवल पे होते हैं, है ना। और ये वेरी करता है स्ट्रक्चर इनका स्टेट टू स्टेट में। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेंगे, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड द लीडर ऑफ पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है क्या? तो जो गवर्नर होंगे वो अपॉइंट करते हैं स्टेट में लोकायुक्त को। और स्ट्रक्चर काफ़ी वेरी करता है ना। तो चीफ जस्टिस को पूछ के फिर अंडर लोकपाल लोकायुक्त एक्ट लोकपाल का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है सारी कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट को, इंक्लूडिंग चाहे वो सर्व कर रहे हो यूनियन गवर्नमेंट में या इंडिया में पोस्टेड हो या अब्रॉड में पोस्टेड हो। ये वाला भी FLT 4 में पूछा गया था कि लोकपाल है उसका जुरिस्डिक्शन है वो इंडिया में बस सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, काम करे उन्हीं के ऊपर होगा। नहीं, 2025 का क्वेश्चन है आई गेस, नॉट अब्रॉड, तो अब्रॉड वाले पे भी होगा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। इतना सारा FLT को भी दिला दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर दिया, अब कंफ्यूज हो रही मैं कि किस में ये क्या पूछा था, बट ये पूछा तो था, लोकपाल वाले में पूछा था। देन फर्स्ट लोकपाल कौन है? तो ये पता होना चाहिए भाई। पहले लोकपाल है पिनाकी चंद्रा, कैसे याद रखें? लोक के पाल पिनाकी, लोकपाल पिन पिनाकी चंद्रा, एक तो यूनिक सा नाम है, याद रह ही जाएगा, लोकपाल पिनाकी चंद्रा घोष। करंट लोकपाल अभी कौन है? खानविलकर है, पूरे खंगार के निकालेंगे कि किसने करप्शन किया है। फिर इनका टेन्योर क्या होता है? 5 साल या फिर अंटिल 70 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जुडिशरी के मेंबर रहते हैं ना लोकपाल में, और 65 ईयर में तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एज 75 ईयर है मैक्सिमम, मिनिमम तो 45 ईयर होगा, है ना। और विच एवर इज अर्लियर होगा देन नो रीअपॉइंटमेंट, तो रीअपॉइंटमेंट वापस नहीं होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम कर रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन वाला, तो इसलिए रीअपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन तो नहीं होगा। और मेंबर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म, तो सेम पोस्ट में मेंबर फिर से नहीं हो सकते, अब चेयरमैन भले बन सकते हो। और मेंबर कैन बिकम चेयरमैन ओनली ऑफ द
टेन्योर डज नॉट एक्सीड 5 ईयर। तो वही है कि चेयरमैन एंड मेंबर दोनों का कंबाइंड टर्म मिला के 5 साल होना चाहिए। तो लोकपाल का कंपोजिशन क्या होता है, तो ये एक्ट से बनी है, तो एक्ट में बताया गया होगा, है ना।